जेनी के कमरे में एक मच्छर घुस आया। साफ सफाई की दीवानी होने के कारण वो उसे घूरती रही और उसे मारने के लिए पीछे भागी। तभी जेनी की नजर फटे हुए वॉलपेपर पर पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो उसके पीछे कुछ छिपा हुआ है। जैसे ही वो उस वॉलपेपर को हटाने वाली थी, अचानक खिड़की के बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। जेनी उत्सुकता से वहां गई। ये आवाज नीचे से आ रही थी। वो घबराते हुए सीढ़ियों के पास पहुंची और झांक कर देखा। लिविंग रूम में एकदम सन्नाटा था। फिर उसने लाइट जलाई। उस धुंधली रोशनी ने उसकी घबराहट और बढ़ा दी। चारों तरफ देखने के बाद जेनी ने चैन की सांस ली। वो आवाज असल में खुली खिड़की की थी, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की बंद की और पीछे मुड़ी, कुछ बहुत ही अजीब हुआ। वो खिड़की अचानक अपने आप दोबारा खुल गई। जेनी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और हिम्मत जुटाकर खिड़की बंद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी छोटी बहन अभी खिड़की के बाहर थी। तो वो अचानक कमरे के अंदर कैसे आ गई? जेनी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। वो धीरे धीरे अपनी बहन की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसकी बहन ने कहा कि वो तो यही खड़ी थी। शायद खिड़की पर जो दिखा वो महज एक परछाई थी। ये सुनकर जेनी वही सुन्न खड़ी रह गई। छोटी बहन ने बताया कि वो अपने भाई को देखने आई थी, लेकिन अभी भाई ने उसे गाली दी थी। ये सुनकर जेनी के पसीने छूटने लगे, क्योंकि उसका भाई एक कार एक्सीडेंट की वजह से पिछले 3 सालों से कोमा में था। वो अचानक कैसे बोल सकता है? जब जेनी ने देखा कि भाई की मशीनें बिल्कुल नॉर्मल है, तब जाकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसे लगा कि बच्ची कोई मजाक कर रही है। उसने अपनी बहन को गोद में उठाया और कमरे में लौट आई। लेकिन उसकी बहन ने फिर से चौंकाने वाली बात कही। तुम्हें किसने बताया कि ये मजाक था? इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, नीचे से मशीनों के बजने की तेज आवाज आई। माँ भी जाग गई और बाहर आ गई। उस समय भाई की पोजीशन बदल चुकी थी, लेकिन किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया, क्योंकि भाई की दिल की धड़कनें बिगड़ रही थी। माँ ने फौरन एक इंजेक्शन निकाला और हमेशा की तरह अपने बेटे को लगा दिया, लेकिन इस बार दवा ने कोई असर नहीं किया। भाई के दिल की धड़कन लगातार तेज होती जा रही थी। माँ को तब समझ में आया कि कुछ तो बहुत गलत है। देखते ही देखते भाई का हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया और फिर अचानक सब शांत हो गया। माँ ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। ऐसा लग रहा था मानो माँ अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती थी, या शायद उसे जेनी से कोई लगाव ही नहीं था। तभी माँ ने जेनी को जोरदार थप्पड़ मार दिया और चमत्कारिक रूप से भाई की धड़कनें वापस आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जेनी को तकलीफ में देखकर मजा आ रहा हो। माँ ने छोटी बहन को गोद में ले लिया और भाई को सहलाने लगी। जेनी को लगा कि वो उस घर में बेगानी है। वो उदास होकर वहां से चली गई, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके जाते ही उसका कोमा में पड़ा भाई जाग जाएगा। आवाज सुनकर जेनी वापस आई। बाहर से उनका कुत्ता भी आकर जोर जोर से भौंकने लगा। उसका भाई बिल्कुल वैसी ही पोजीशन में बिना हिले डुले बैठा था और यहीं से बुरी घटनाओं की शुरुआत हुई। अगले दिन दोनों बहनें जल्दी उठ गई। जेनी कुछ देर बिस्तर पर ही पड़ी रही, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उसने देखा कि उसकी छोटी बहन मजे से नाश्ता कर रही है। आमतौर पर जेनी ही उसका सारा ख्याल रखती थी। जेनी सोच ही रही थी कि नाश्ता किसने बनाया है, तभी शीशे में अचानक एक भूतिया परछाई दिखी। लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वो उसकी माँ थी। इस घटना ने जेनी को बुरी तरह डरा दिया था। स्कूल जाते समय भी वो बहुत परेशान थी। वो चिड़चिड़े मन से अपने लॉकर की तरफ जा रही थी कि तभी उसने देखा कि 2 लड़कियां छुपकर कुछ बना रही है। जेनी को आता देख वो दोनों वहां से डरकर भाग गई। जेनी ने पास जाकर देखा तो उन्होंने उसी के घर की तस्वीर बनाई थी, ये पता लगाने के लिए कि आखिर इस घर में ऐसी क्या खास बात है। वो स्कूल की लाइब्रेरी गई और घर के बारे में जानकारी ढूंढने लगी। जब उसे सच का पता चला तो उसके होश उड़ गए। कई साल पहले उनके इसी घर में एक खौफनाक मर्डर हुआ था। पुराने मालिक रॉबर्ट ने किसी आवाज के वश में आकर अपने पूरे परिवार को मार डाला था। तभी टॉम नाम के एक लड़के ने उसे एक हॉरर फिल्म देखने को कहा। उस फिल्म के पोस्टर पर उसी घर की तस्वीर थी जिसमें जेनी रह रही थी। क्या तुम इस घर को जानते हो? उस पल जेनी को यकीन हो गया कि वो एक श्रापित और भूतिया घर में रह रही है। वो तुरंत घर वापस आई और अपनी माँ से पूछा, तुमने मुझे इस घर के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं बस सही समय का इंतजार कर रही थी। तो वो सही समय कब आएगा? तुम्हें पता था ना कि ये एक बेटा, ये बस एक झूठी कहानी है। हाँ, और ये बात मेरे स्कूल में सब जानते हैं सिवाय मेरे। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मुझे माफ कर दो, मेरे दिमाग में पहले से ही बहुत कुछ चल रहा था। अगर तुम्हारे दिमाग में थोड़ा ख्याल हमारा भी होता तो अच्छा होता। तभी डोरबेल बजी और उन दोनों की बहस रुक गई। जब माँ दरवाजा खोलने गई तो जेनी ने देखा कि उसने क्रॉस को कचरे में फेंक दिया था। ऐसा लग रहा था कि अब उसे भगवान पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। दरवाजे पर भाई के डॉक्टर आए थे। पिछली जांच के मुताबिक भाई के दिमाग में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन माँ ये मानने को तैयार ही नहीं थी। उसका कहना था कि अगर वो अपनी आंखें खोल सकता है तो वो ठीक भी हो सकता है। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि ऐसा कोई चमत्कार नामुमकिन है और मेडिकल साइंस में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन माँ अभी भी डॉक्टर से एक और टेस्ट करने की जिद कर रही थी। जेनी से ये सब और नहीं देखा गया। तुम और कब तक उसे ऐसे ही मशीन पर जिंदा रखोगी? जेनी गुस्से में उठी और वहां से चली गई। जब वो अपने भाई के कमरे के पास से गुजरी तो उसने देखा कि उसकी छोटी बहन किसी अदृश्य इंसान से बातें कर रही है। जेनी ने जब अंदर जाकर पूछा तो बहन ने बताया कि कोमा में पड़ा उनका भाई किसी तरह उससे कह रहा है कि वो उन्हें बहुत याद करता है। ये सब बहुत अजीब था। रात होने तक जेनी बहुत घबरा गई थी और इन्हीं अजीब बातों के बारे में सोच रही थी। तभी उसकी नजर उस फटे हुए वॉलपेपर पर पड़ी जिसे उसने आधा छील दिया था। उत्सुकता के कारण उसने बिस्तर को किनारे खिसकाया और पूरा वॉलपेपर फाड़ दिया। उसके पीछे उसी पुराने मर्डर के खून के छींटे थे। जेनी ने तुरंत इंटरनेट पर उस मर्डर केस की तस्वीरें खोजी और जैसा उसने सोचा था, ये दीवार बिल्कुल उसी तस्वीर जैसी दिख रही थी। वो डरी हुई हालत में सो गई, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके कंबल के अंदर कोई घुस आया है। घड़ी में उस वक्त 3:15 बज रहे थे। जेनी को लगा कि शायद उसकी छोटी बहन उसके बिस्तर में आई है, लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाया तो वहां कोई नहीं था। उसे अपने नीचे कुछ ठंडा महसूस हुआ। जैसे ही उसने हाथ लगाया उसके हाथों में चिपचिपा खून लग गया। जेनी झटके से पलटी और उसने जो देखा बिस्तर खून से लाल हो चुका था। वो डर के मारे बिस्तर से नीचे गिर गई और जैसे ही वो वापस बिस्तर की तरफ उठी, अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो कोई और नहीं बल्कि घर का पुराना मालिक रॉबर्ट था। शुक्र है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो वॉलपेपर जेनी ने रात को फाड़ा था वो अब एकदम ठीक था। इन सब अजीब घटनाओं ने जेनी को पागल सा कर दिया था। तभी टॉम ने उसे अपनी एक नई दोस्त एम्मा से मिलवाया। एम्मा ने कहा कि हम सब मिलकर जेनी के घर वो हॉरर फिल्म देखेंगे और वो भी रात के ठीक 3:15 बजे, क्योंकि
क्योंकि उसी समय वो खौफनाक मर्डर हुआ था। इससे फिल्म देखने का मजा दोगुना हो जाएगा। अगली रात दोनों उसके घर पहुंच गए। जेनी दबे पाव उन्हें अंदर ले आई ताकि उसकी मां ना जाग जाए। टॉम ने घर में घुसते वक्त देखा कि पूरा घर एक बड़े से घेरे के अंदर बना हुआ है। उसे लगा कि शायद ये कोई जादुई घेरा है। इसके बाद उन तीनों ने वो हॉरर फिल्म प्ले कर दी। फिल्म के एक डायलॉग में बताया गया कि ये घर एक ऐसी मनहूस जमीन पर बना है जहाँ शैतानी ताकतों की पूजा की जाती थी और शैतानी ताकत को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमेशा किसी चीज या इंसान के अंदर छिपने की जगह ढूंढ लेती है। जब वो सब फिल्म के उस डरावने माहौल में डूबे हुए थे, तभी भाई के कमरे का दरवाजा चुपचाप खुल गया। लेकिन जैसे ही जेनी का ध्यान उस तरफ गया, वो दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। और जैसे ही फिल्म में नर्क का दरवाजा वाला डायलॉग आया, पूरे घर की लाइट अचानक से चली गई। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि घड़ी में ठीक 3:15 बज रहे थे। जेनी को लगा कि ये टॉम का कोई मजाक है। तुमने क्या किया? क्या? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि तुमने सच में कुछ नहीं किया होगा। मुझे जाकर लाइट चेक करनी पड़ेगी। हाँ, तुम्हें जाकर देखना चाहिए। जेनी उन दोनों को लेकर बेसमेंट की तरफ जाने लगी। इससे पहले वो कभी बेसमेंट में नहीं गई थी। टॉम ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। वहाँ हर तरफ एक खौफनाक अंधेरा छाया हुआ था। जेनी हिम्मत दिखाते हुए सबसे आगे आगे चल रही थी। तीखी बदबू आ रही थी और टॉम हैरानी से चिल्लाया। जेनी ने टॉम को डराना बंद करने को कहा। मेन काम जल्दी से इलेक्ट्रिक बॉक्स ढूंढना था। जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिक बॉक्स ठीक किया, रॉबर्ट का साया फिर से दिखा, लेकिन पलक झपकते ही वो सारा बन गया। दरअसल उसने बेसमेंट से आवाजें सुनी थी, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए वो शॉटगन लेकर नीचे चेक करने आई थी और गलती से अपनी ही बेटी को मार देती। तभी सारा के पीछे से एक काला साया गुजरा, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। दोनों दोस्तों के जाते ही सारा अपनी बेटी पर बुरी तरह भड़क गई, क्योंकि उसे डर था कि बाहर के लोग कीटाणु ला सकते हैं, जिससे सैम की तबीयत और बिगड़ जाएगी। हालांकि जेनी ने कहा कि उसने किसी को सैम के पास नहीं जाने दिया, लेकिन सारा ये मानने को तैयार नहीं थी। किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खोला था। वो पास आए पर मैंने बंद कर दिया। किसने अपनी जैकेट उतारी? वो छुपकर नहीं देख रहा था। जेनी भी अब उससे बहस नहीं करना चाहती थी। अगले दिन जब डॉक्टर चेक करने आए तो वो हैरान रह गई, क्योंकि सैम थोड़ी देर के लिए होश में आ गया था। इसका मतलब था कि उसकी तबीयत सुधर रही थी। सारा खुशी से उसके पास गई और उसका रिएक्शन चेक किया और सच में उसने रिस्पांस दिया। लेकिन इस खुशी के पल में सारा को अचानक चक्कर आने लगा। जब उसे दोबारा होश आया तो वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी डॉक्टर ने देखा कि बिस्तर के पास कुछ मक्खियां भिनभिना रही है। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी उसने बिस्तर पर एक कीड़ा रेंगते हुए देखा। फिर उसने देखा कि सैम उसे बुरी तरह घूर रहा था। डॉक्टर ने धीरे से सैम की बॉडी को पलटा तो देखा कि उसकी पीठ पहले ही सड़ चुकी थी और उसमें कीड़े पड़ गए थे। उसी पल हजारों मक्खियां बिस्तर से निकली और सीधे डॉक्टर के मुंह में घुस गई। लेकिन अगले ही सेकंड सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। इस अजीब सी घटना के बाद डॉक्टर तुरंत वहां से भाग गया, लेकिन सारा वही रहकर अपने बेटे की देखभाल करती रही। सैम के आंखें खोलने के बाद घर का बड़ा कुत्ता उस पर जोर जोर से भौंकने लगा, लेकिन सारा को लगा कि कुत्ता बस शैतानी कर रहा है। उसने बिल्कुल नहीं सोचा कि उसके बेटे के अंदर कोई शैतानी ताकत घुस चुकी है। जल्दी ही रात के 3:15 बज गए। अजीब चीजें अपने वक्त पर शुरू हो गई। लिली ने पहले दरवाजे के बाहर एक काला साया देखा। उसके बाद अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। लिली आवाज सुनकर धीरे धीरे अलमारी के पास गई। जैसे ही वो अंदर गई, दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। वो डर के मारे पीछे मुड़ी। चीख सुनकर जेनी देखने आई। उसने देखा कि सैम के सूखे हुए हाथ लिली को पकड़े हुए थे। जेनी डर के मारे अपना मुंह बंद करके वापस अपने कमरे में भाग गई, लेकिन वहां उसने बिस्तर पर एक और जेनी को देखा। अगले ही पल सैम ने उस पर बंदूक तान दी। गोली की आवाज के साथ जेनी अचानक अपने बुरे सपने से जाग गई। ये सब इतना अजीब था कि उसे सच और भ्रम में फर्क ही समझ नहीं आ रहा था। बस उसकी दिल की धड़कन तेज थी। अगले दिन सारा ने एक मशीन के जरिए सैम से बात करने की कोशिश की। उसने बताया कि सैम अपनी आंखों से अक्षर चुनकर बात कर सकता है। जेनी को थोड़ा शक हुआ, फिर भी ये बहुत कूल था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ये बात देखकर जेनी खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके दिल का सारा बोझ आखिरकार बाहर आ गया। अब जाकर उसने अपना दिल खोला और दोस्तों को वो सीक्रेट बताया जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। दरअसल पहले वो बहुत बिगड़ी हुई लड़की थी और बुरे लड़कों के साथ रहती थी। एक बार उसने बिना सोचे अपनी प्राइवेट फोटोज इंटरनेट पर किसी को भेज दी, लेकिन अगले ही दिन उसकी फोटोज पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई। उसके क्लासमेट्स, उसकी माँ और उसके भाई ने भी वो गंदी फोटोज देख ली। सैम को इतना गुस्सा आया कि वो फोटो लीक करने वाले लड़कों से लड़ पड़ा। उस लड़ाई में वो गलती से तीसरी मंजिल की बालकनी से नीचे गिर गया और कोमा में चला गया। हर बार ये कहानी सुनकर दोस्तों ने उसे प्यार से समझाया कि वो खुद को दोष न दे। कम से कम सैम अभी जिंदा तो है और अब ठीक भी हो रहा है, लेकिन किस्मत के इस खेल की कीमत पहले ही तय हो चुकी थी। उसी रात जेनी को लगा जैसे दरवाजे पर कोई साया खड़ा है, लेकिन जब वो उठकर देखने गई तो वहाँ कुछ नहीं था। माना कि सैम का ठीक होना अच्छी बात थी, लेकिन जेनी को अभी भी अंदर ही अंदर कुछ डर लग रहा था। सुबह होने के बाद उसने इससे जुड़ी किताबें पढ़ी। किताब में लिखा था कि भले ही मेडिकल साइंस ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन कोमा में गए इंसान की हालत कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती। उसके दोस्त टॉम ने भी एक शक जताया। कई साल पहले इसी घर ने रॉबर्ट को अपने ही परिवार को मारने पर मजबूर कर दिया था। एक साल बाद एक और परिवार के साथ भी ऐसा ही हादसा होने वाला था। वो सब बेसमेंट के उस लाल कमरे को इसका जिम्मेदार मानते थे और सैम का बिस्तर उसी लाल कमरे के ठीक ऊपर था। लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इतने सालों से इतने सारे परिवार इस घर में रह चुके हैं तो उनके साथ कुछ बुरा क्यों नहीं हुआ। टॉम ने अंदाजा लगाया कि शायद बाइबल के हिसाब से ये एक बहुत ही खास नंबर है और जेनी का परिवार यहाँ ठीक उसी समय रहने आया जब उस हादसे को एक खास समय पूरा हुआ था। शायद वो शैतानी ताकत हर बार कुछ सालों के लिए कैद हो जाती है। खैर, अब जब सैम लोगों से आसानी से बात कर सकता है तो टॉम ने सलाह दी कि क्यों ना सीधे उसी से पूछा जाए कि क्या हुआ था। उसी रात जेनी सैम के पास गई और सीधे उससे सवाल पूछने लगी। सैम ने मशीन के जरिए जेनी से बार बार उसे मार देने को कहा। जेनी का दिल टूट गया और वो उसके ऊपर गिरकर रोने लगी। फिर उसने सैम से दोबारा पूछा कि क्या वो सच में यही चाहता है। जब सैम ने हाँ कहा तो जेनी ने उसकी लाइफ सपोर्ट मशीन बंद कर दी। लेकिन अचानक सैम ने समय पर अपने शरीर को कंट्रोल कर लिया और अपनी बहन को वहां से जाने को कहा। तभी सारा आवाज सुनकर दौड़ी आई। उसने मशीन बंद करने के लिए जेनी को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन उसे ये देखकर हैरानी हुई कि सैम को अब लाइफ सपोर्ट मशीन की जरूरत नहीं थी और वो खुद सांस ले पा रहा था। सारा को लगा कि ये उसके बेटे की जीने की इच्छा है और वो खुशी से रोने लगी, लेकिन उसने अपनी बड़ी बेटी की फीलिंग्स की बिल्कुल परवाह नहीं की। शायद ये सब इसलिए था क्योंकि वो पहले एक बिगड़ी हुई लड़की थी और जेनी पूरी रात वही बैठी रही। अभी जो हुआ था उसे याद करके ही उसे डर लग रहा था। अगले दिन उसने जल्दी से ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताई। टॉम ने उसे समझाया कि उसे किसी तरह जुगाड़ करके पूरे परिवार को इस घर से बाहर
निकालना होगा, वरना अगर उस बुरी आत्मा ने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया तो उनके पूरे परिवार की जान को खतरा होगा। ये सुनकर जेनी तुरंत घर वापस गई। वो चुपके से सैम के कमरे में गई और मशीन पर टाइप किया, चलो बाहर चलते हैं। जब सारा अपने बेटे को देखने आई और देखा कि वो बाहर जाना चाहता है तो उसने खुशी खुशी उसे बाहर निकाल दिया। जब वो बाहर धूप में बैठे थे तभी जेनी मौका पाकर बेसमेंट में गई और उसने एक दीवार तोड़ दी। जब वो अंदर की छिपी हुई जगह पर गई तो उसने देखा कि दीवारों पर सूखा हुआ खून लगा है, जिससे बहुत गंदी और तीखी बदबू आ रही थी। वहाँ दीवार पर लिखा था, उन सबको मार दो। तभी उसे बाहर से लिली की चीख सुनाई दी। वो तुरंत बाहर भागी और देखा कि उनका अपना कुत्ता झील में मरा पड़ा है। जेनी ने मुड़कर देखा कि सैम डर के मारे कांप रहा था। उसने सैम की नजर की तरफ देखा और समझ गई कि वो आंगन में बने जादुई घेरे से डर रहा था। जेनी को टॉम की बात याद आई कि ये घेरा बुरी आत्माओं को कैद कर सकता है। बुरी आत्मा इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। ये सोचकर जेनी तुरंत अपनी माँ के पास गई और बताने लगी कि ये घर कितना मनहूस है। न केवल एक बुरी आत्मा ने उसके भाई के शरीर पर कब्जा कर लिया है, बल्कि उसे बेसमेंट में एक अजीब सा लाल कमरा भी मिला है। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि माँ ने लाल कमरे की कहानियां पहले ही सुन रखी थी। तुम्हें पता है कि मैं हमेशा भगवान को मानती हूँ, फिर तुम्हारे पिता बीमार हो गए। हमने देखा कि वो कैसे दिमागी तौर पर पागल हो गए और फिर बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है मेरे बच्चे, इसलिए मैंने भगवान पर भरोसा किया। मैं हम सबको यहाँ ले आई क्योंकि अगर कोई ऐसी ताकत है जो तुम्हारे भाई को ठीक कर सकती है तो वो यही घर है। ये घर बहुत बुरा है माँ, ये सच में बहुत मनहूस है। ये हमारे पूरे परिवार को मार डालेगा, बिल्कुल जानवरों की तरह, तुमको, मुझको, जूलियन को और सबको। लेकिन माँ पर जैसे कोई भूत सवार था। उसने जेनी की एक बात नहीं सुनी। वो अभी भी मानती थी कि उसका बेटा दिल का अच्छा है और वह अपने परिवार को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। जब माँ ने उसकी एक न सुनी तो जेनी ने अपना सामान पैक किया और अपनी छोटी बहन को लेकर रात में ही भागने का फैसला किया। लेकिन जब वो माँ के कमरे में पैसे ढूंढने गई तो वो बेहोश हो गई। जब जेनी को होश आया तो उसका सिर फटने जैसा दर्द कर रहा था। वो अपने बिस्तर पर लेटी थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो नींद में ही नीचे आई, लेकिन जो उसने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। जेनी भी बिना कुछ सोचे उस प्यारे से पारिवारिक माहौल में शामिल हो गई। लेकिन जब पूरा परिवार खुशी खुशी खाना खाने से पहले प्रार्थना कर रहा था, अचानक प्लेट में खून टपकने लगा। जेनी ने हाथ लगाया तो देखा कि खून उसके ही माथे से बह रहा था और तभी वो सपने से जाग गई। उसका सिर खून से लथपथ था। उसने मुड़कर देखा तो रात के ठीक 3 बज रहे थे। अचानक उसके भाई की आंखें खुल गई और कमरे के सारे दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। उसने एक मुरझाए हुए फूल की तरह अजीब तरीके से अपने हाथ फैलाए और बिस्तर पर बैठ गया। वो लड़खड़ाते हुए लाल कमरे की तरफ चला गया। जैसे ही उसका हाथ खून से सनी दीवार पर पड़ा, उसे लगा कि उसके अंदर कोई ताकत आ गई है। उसका कमजोर शरीर धीरे धीरे मजबूत होने लगा। जैसे ही वो ठीक हुआ उसने माँ को ढूंढने आए सबसे छोटे भाई को गोली मार दी। इसके बाद वो बंदूक लिए धीरे धीरे ऊपर छोटी बहन के कमरे में गया और सीधे बिस्तर पर गोली चला दी। तब जाकर माँ को समझ आया कि बात कितनी बिगड़ चुकी है। लेकिन बुरी आत्मा ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। उसे मजबूरन अपना पुराना क्रॉस निकालना पड़ा। जब उसका बेटा अंदर आया तो उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे पहचानते नहीं मेरे बच्चे? हे भगवान! बेटे ने कहा, नहीं, भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम मर जाओ। इसके बाद वो जेनी के कमरे में गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दरअसल जेनी को खतरे का एहसास पहले ही हो गया था, इसलिए वो अपनी छोटी बहन को लेकर छिप गई थी। लेकिन उसके भाई ने जल्द ही उनकी छिपने की जगह ढूंढ ली। लेकिन अंदर आने वाला उसका भाई नहीं बल्कि उनका मरा हुआ कुत्ता था। जेनी ने अपनी बहन को पड़ोसियों के घर भागने को कहा और खुद उस भूतिया कुत्ते का सामना करने के लिए रुक गई। वो दौड़कर किचन में गई और एक चाकू ले आई। जब कुत्ते ने उस पर हमला किया तो उसने चाकू उठाकर उसकी गर्दन में घूम दिया और फिर उठकर उसे कई बार चाकू मारा, जिससे वो खतरा टल गया। लेकिन दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन को भाई ने पकड़ लिया था। तुम बहुत अच्छी हो, ये कहकर वो छोटी बहन को वापस बिस्तर पर ले गया और उसे कंबल उड़ा दिया। और जैसे ही बहन ने पलटी खाई, भाई ने उस पर बंदूक तान दी। वो बस गोली चलाने ही वाला था कि जेनी ने सही समय पर आकर उसे रोक लिया। उसके बाद जेनी बड़ी मुश्किल से उठी और नीचे पड़ा। उसका भाई बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे वो तीसरी मंजिल से गिरने के बाद था। वो जेनी के सामने गिड़गिड़ाने लगा। ये देखकर जेनी का दिल पसीज गया। उसने दौड़कर अपने भाई का हाथ पकड़ लिया और उससे माफी मांगने लगी। लेकिन तभी उसके भाई ने अचानक एक अजीब सी मांग कर दी। जेनी समझ गई कि ये वो चालाक शैतान ही है। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे घेरे के बाहर घसीटने लगी। हालांकि उसका भाई उसे छोड़ने की भीख मांगता रहा, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। जैसे ही भाई घेरे से बाहर आया, उसका शरीर तुरंत सूखने लगा और वो फिर से कोमा वाले मरीज की तरह हो गया। उसने अपनी लाल आंखों से अपनी आखिरी सांसों के साथ जेनी को थैंक यू कहा और उसके बाद वो हमेशा के लिए शांत हो गया। जेनी वही बैठकर रोने लगी। इस बार उसने सच में अपने भाई को हमेशा के लिए खो दिया था। अचानक उसे अपनी छोटी बहन की आवाज सुनाई दी। उसकी छोटी बहन दौड़ती हुई आई और जेनी के गले लग गई। जेनी ने उसे कसकर पकड़ लिया और आखिरकार उसे थोड़ी शांति मिली। शुक्र है कि ये छोटी बच्ची सुरक्षित थी। उसने अपनी मासूम आंखों से देखते हुए पूछा, दीदी, असल में कहानी यहाँ एक सस्पेंस छोड़ जाती है। दरअसल दोनों बहनों ने पुलिस को यही बताया कि उनके भाई ने माँ और मौसी को मारा था। फोरेंसिक टीम ने भी बंदूक पर भाई के उंगलियों के निशान पाकर उसे ही कातिल माना। लेकिन भाई के डॉक्टर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उसका मानना था कि कोमा में पड़ा मरीज अपने बिस्तर से भी नहीं उठ सकता, तो बंदूक चलाकर किसी को कैसे मार सकता है। मामला यहीं पर बिना किसी नतीजे के बंद हो गया। उस शैतान ने असल में भाई को कंट्रोल किया था या जेनी को, ये कोई नहीं जान पाया। अब सिर्फ ये बदनाम और खौफनाक घर ही बचा है जिसका नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। ये फिल्म एमिटिविले अकेली ऐसी फिल्म है जो अपनी शांति से ही लोगों को डरा कर पागल कर सकती है। इसमें आम हॉरर फिल्मों की तरह हर जगह खून खराबा नहीं दिखाया गया है, लेकिन सन्नाटे में एकदम से डराने वाली इस फिल्म की कहानी आपके अंदर डर पैदा कर देती है। ये धीरे धीरे बढ़ने वाली घुटन महसूस कराती है जो एक अनजाने डर को ऐसे दबाव में बदल देती है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। फिल्म का सबसे डरावना हिस्सा दीवारों से निकलता खून या अचानक दिखने वाले भूत नहीं है, बल्कि ये परिवार के प्यार, जिद और एक शैतानी श्राप को मिलाकर इंसानी मजबूरी को दिखाती है। माँ की वो जिद की वो सब कुछ ठीक कर लेगी, उसी ने शैतान को घर में घुसने का मौका दिया। परिवार का असली प्यार एक दूसरे को समझने में होता है, कंट्रोल करने में नहीं। ये इज्जत करने में है, बलि चढ़ाने में नहीं। शैतान को घर से निकाल तो दिया गया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। ये कहानी बिना किसी पक्के अंत के खत्म होती है, जहाँ श्राप अभी भी जारी है। झूठी उम्मीदों में फंसे रहने से आपका दिमाग ही भूतों का घर बन जाता है। जो खो गया उसे भूल कर आगे बढ़ना ही असल में जागना है। मैं हूँ डेविड, अगले वीडियो में